हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर सारे के सारे देख लिए होंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, अगर आप बीच में देखना शुरू करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। अगर आप इसको कंटिन्यू देखोगे एक वीडियो के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस प्रकार से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये जो रूबीडियम चैनल है आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। आप बस पढ़ते जाइए साथ साथ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अटक जाएगा। सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और जेई एडवांस लेवल तक का कवर हो जाएगा, है ना। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो, उनको भी फ़ायदा मिले। और अपने दोस्तों को भी कहिए कि अगर बेनिफिट होता है तो वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी वीडियो लाएं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लेके आए, जिससे आपके मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाए, अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। और आपको पता होगा जैसे कि केमिस्ट्री की क्लासेस तो मैं ले ही रहा हूँ, इसके साथ ही हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। ज्योग्राफी वाले सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनकी अगर आपका कोई नॉन हो जो ज्योग्राफी पढ़ता हो या कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड या इम्यूनिटीज़ के बैकग्राउंड से हो, जिसको ज्योग्राफी की क्लासें लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकता है। वहाँ हमने राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखा है और कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी नए वाले पैटर्न पर, नई ज्योग्राफी जो है वो हम वहाँ कवर करवा रहे हैं। और थोड़े दिन में ही हमारे साथ एक हिस्ट्री के टीचर जुड़ जाएंगे जो आपको हिस्ट्री कवर करवाएंगे। ऐसे कर करके बच्चों हम टीचर्स को ऐड करते जाएंगे और आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आप बस बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मोटिवेशन दीजिए हमें। आपका मोटिवेशन देने का तरीका सिर्फ एक ही है, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए। और हमारा जो वीडियो आता है उसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। उनके साथ ही शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ऐसे उस बंदे से सब्सक्राइब या शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो, मतलब जिसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। चलो, ये तो हो गई अपने चैनल की बात। अब बात करते हैं हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किस प्रकार से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, इसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। जिसमें हमने अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का प्रिंसिपल डिस्कस किया था, यानी अबव का नियम, पावली का अपवर्जन नियम और हुंड का अधिकतम चक्रण का नियम। उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करें। आज बच्चों कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिससे पहला ही आ जाता है हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट। से हमारे पास में पहला टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी का दूसरा नाम है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बोलते हैं हम चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, या इसी का दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अभी आपको इसका बस फॉर्मूला याद रखना है क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ, इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से, और ये होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। इसकी यूनिट होती है bm। इसकी यूनिट क्या होती है? bm। अब देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, या चुंबकीय आघूर्ण है, या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, इसको डिनोट करते हैं हम किससे? म्यू से। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला है n अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये जो इसकी यूनिट है बीएम, बीएम जो है चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट है, और वो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, इसका फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटॉन। समझ में आई बात। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था उस इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिस जिस कक्षक में, जिस जिस ऑर्बिटल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी जिसने पेयर नहीं बनाया हो, जिसने जोड़ा नहीं बनाया हो, उसको बोलते हैं हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण के कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम, एग्जांपल है हमारे पास में, हम बात करें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अगर चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालना है या चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखो नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 और 2p3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं। और p की बात करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ये लो। तो वो जो चक्रण, या ऐसे बोल सकते हैं म्यू की जो हम बात कर रहे थे उसमें n इंटू n प्लस 2 जो था, तो यहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, तो अयुग्मित ये भी जोड़े के रूप में है, यानी पेयरिंग बना रखी है इसने भी, और इसने भी पेयरिंग कर रखी है, तो ये भी जोड़े के रूप में है। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़े के रूप में नहीं है, पेयरिंग के रूप में नहीं है, पेयर के फॉर्म में नहीं है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, इतना, और इसकी यूनिट है bm। तो n का मान यहाँ पुट करेंगे तो म्यू आ जाएगा हमारे पास में √3 इंटू 3 प्लस 2bm। ठीक है, तो म्यू आ जाएगा हमारे पास में √3 और 2 5 5 15 bm, √15 bm, √15 bm। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे अगला एग्जांपल डिस्कस करें हम, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से रखे हुए हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रखे हुए हैं, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 1 2 3 और ये 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से ऑर्बिटल्स में, कक्षक में भरे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर n की बात करें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो n का वैल्यू है हमारे पास में 1 और 2। तो इसका म्यू कैलकुलेट करें तो म्यू हो जाएगा हमारे पास में √n इंटू n प्लस 2 bm। n का वैल्यू पुट करो इसमें, √2 इंटू 2 प्लस 2, तो यह आ गया हमारे पास में 2 4 8 √8 bm। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास में 8 bm। समझ में आ रहा है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल डिस्कस करें हम, जैसे क्रोमियम है। कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और 4s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने बात करी थी। तो देखो ये तो सारा का सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आर्गन वाला है, तो इसको तो ऐसे लिख दें आर्गन, और उसके बाद वाला है 3d5 और 4s1। इसमें इस 3d5 को लिखें तो ये है हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स, 2 3 4 5, इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, यानी ये 3d है। और ऐसे ही अगर 4s की बात करें तो 4s है ये हमारे पास में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 तो इसके पास में हो गए और एक उसके पास में हो गए। तो टोटल n का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। तो n आ गया हमारे पास में 6। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ, सॉरी म्यू का वैल्यू 6 है ना, और ये यहाँ से गलती से लिखा गया बेटा, 6। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 2 bm। तो ये म्यू आ गया हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 48 bm। तो ये आ गया म्यू का वैल्यू। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे आगे चलें तो आगे एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे कॉपर 2+ की बात करें हम। किसकी बात करें? कॉपर 2+ की। कॉपर 2+ की। तो देखो बेटा, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो उसका उदासीन अवस्था यानी न्यूट्रल स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। पहले तो सबसे पहले उसका न्यूट्रल स्टेट में यानी एटॉमिक फॉर्म में उसका क्या लिख लो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो उदासीन अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में। तो इसका हो जाएगा, हमारे को पता है आर्गन, और ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। अब इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास में ये आर्गन है, और आर्गन के बाद में 4 से पहले 3d आता है और फिर 4s आता है। अब देखो ये तो है कॉपर का, अब हमें बोलना है कॉपर 2+ का। कॉपर 2+ का बोलना है, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं अपने को। तो देखो ध्यान देना बेटो, जब भी ऑर्बिटल में, जब भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वो आपबाउ रूल्स को फॉलो करते हुए भरे जाएंगे। इसको आपबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, आपबाउ नियम को फॉलो करते हुए भरे जाएंगे। यानी कम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद में उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो हमें, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम आपबाउ नियम का फॉलो नहीं करते, यानी ज्यादा ऊर्जा वाले में से पहले और फिर उससे कम वाले में से ऐसे नहीं निकालते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना हो तो हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लास्ट वाला जो सेल है, लास्ट वाला जो कोष है, उसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यानी जो लास्ट वाला संयोजी कोष है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें आपबाउ नियम की पालना नहीं करते। तो यहाँ लास्ट वाला है 4s, उससे बाद में है 3d, और निकालना कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में तो एक ही है, तो ये एक निकाल दिया, तो ये तो हो गया 4s0। और इसमें से एक और निकालेंगे, हमें कितना निकालना है? 2 निकालना है। तो एक तो यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3d9, और ये हो जाएगा हमारे पास में आर्गन। तो आर्गन 3d9 4s0। अब आर्गन वाले में तो कोई लोचा ही नहीं है, ये तो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। लेकिन इस 3d9 को लिखेंगे तो इस 3d9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3d है। और अगर 4s की बात करें तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक सारे पेयर्ड है, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से बोल सकते हैं n का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो म्यू कितना आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। तो म्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास में अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 bm। तो ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू का वैल्यू अंडर रूट 3 bm। तो इस प्रकार से हमें कोई भी तत्व दिया हुआ हो, कोई भी एलिमेंट दिया हुआ हो, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान देना बेटो, इस नाम पर बहुत अच्छे से फोकस करना। मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम वर्ड है बच्चों। इसका फॉर्मूला है हमारे पास में अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक टर्म आता है हमारे पास में, एक टर्म आता है जिसका है मैग्नेटिज्म। टर्म आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी सब्सटेंस के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म कहलाता है।
कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के द्वारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना मैग्नेटिज्म कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के द्वारा चुंबकीय गुणधर्म दर्शाना, किसी भी पदार्थ के द्वारा चुंबकीय गुणधर्म दर्शाना क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। इसका नाम है चुंबकत्व, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व कहलाता है। तो यहां पर हम दो प्रकार के चुंबकत्व पढ़ेंगे। एक का नाम है हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। और दूसरे होंगे हमारे पास में डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय, 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 एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पदार्थ जो अनुचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना ज्यादा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय गुणधर्म दर्शाता है, वो उसको क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं या मैग्नेटिज्म कह लेते हैं। ये दो प्रकार के हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वैसे और भी होता है लेकिन हम इन दो की बात करेंगे। हमारे अभी ये दो ही काम के हैं। तो यहां हम इनके बारे में बोल सकते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जब हम इनको मैग्नेटिक यानी पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, इनको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम अट्रैक्ट, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज, अणुचुंबकीय जो होता है उसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी n का मान 0 नहीं होगा। यानी ऐसे पदार्थ में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ऐसे सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। जब n का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो म्यू का मान भी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। जब n का मान 0 नहीं है, देखो फॉर्मूला पता है ना अपने को, जब n का मान म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, जब n का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो म्यू का मान ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। समझ गए बात को? ऐसे ही अगर हम बात करें इस पदार्थ की, तो डाईमैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये स्लाइटली हल्के प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। स्लाइटली रिपेल ईच अदर, स्लाइटली रिपेल ईच अदर। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को स्लाइटली रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। थोड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, थोड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और ऐसे पदार्थ के लिए अगर हम बात करें तो n का मान क्या होता है? 0 होता है। ऐसे पदार्थ के लिए n का मान 0 होता है। यानी ऐसे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्म में उपस्थित होंगे, यानी पेयर बना के रखेंगे। अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं होगा। जब इसका मान 0 है उस कंडीशन में देखो यहाँ पर, तो म्यू का मान भी क्या होगा? 0 होगा।
तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ है, जो हमारे अणुचुंबकीय पदार्थ हैं, उनके लिए म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 है, यानी उनके लिए म्यू का मान 0 नहीं होगा। और जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनके लिए म्यू का मान 0 होगा, क्योंकि उनके लिए एन का मान 0 है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो 1 सेकंड के लिए, मैं चेक कर लूं। अब आगे चलते हैं। देखो आगे अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास में एक नया टर्म आता है, या कुछ क्वेश्चंस कर लें हम। तो क्वेश्चंस है हमारे पास में, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ Fe x प्लस, यानी ऐसे कर लें अपन। क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर Fe x प्लस, और इसके लिए म्यू दिया हुआ है 3.87 bm। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, या हिंदी में लिख दूं, x का मान Fe प्लस x में क्या होगा यदि म्यू इज इक्वल टू 3.87 है, 3.87 bm। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये देखना। हमें पता है म्यू का मान दिया हुआ है, और यहाँ इसकी पावर में x है, इसकी पावर में x है। तो इसका मतलब है हमसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है उसने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और उसी को क्या मान लेते हैं, x का मान लेते हैं। तो पहली चीज तो ये बेटा कि यहाँ पर जो Fe x प्लस में है तो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमसे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, ना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। समझ में आई बात। तो इसको कैसे करेंगे, देखो म्यू का मान दिया हुआ है हमें, और म्यू के बारे में हम जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखें हम। म्यू बराबर होता है, हमें पता है, √n इंटू n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको यहां पुट करके स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके फिर निकालने की कोशिश करोगे। ऐसे नहीं करना बेटा, सीधी सिंपल सी बात है। यहां वैल्यू पुट करते जाओ बस। n का वैल्यू 1 पुट किया, n का वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट किया 2, ये आ गया हमारे पास में √2। तो हम बोल सकते हैं म्यू आ गया हमारे पास में √2। जैसे ही n का वैल्यू 2 पुट किया, यहाँ हमारे पास में म्यू आ गया, n का वैल्यू 2 पुट किया, म्यू आ गया कितना, 2 और 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया √6, तो ये आ गया √6। जैसे ही हमने n का वैल्यू 3 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो n का वैल्यू 3 पुट किया, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 है। तो म्यू आ गया हमारे पास में √12 है। ऐसे ही हमने n का वैल्यू 4 पुट किया तो यह हमारे पास में म्यू कितना आ जाएगा, देखो 4 और 1 5, 5 और ये कितना हो गया 20। सॉरी हमने गड़बड़ की है, यहाँ पर n+2 है, ये n+2 है, तो ये सारा चेंज हो जाएगा। देखो अब तभी मैं सोचूँ ये गड़बड़ कैसे आ रहा है। फॉर्मूले में हमारे पास में n+2 है, तो n+2 है तो 1 पुट किया तो 3 और √3, 2 पुट किया तो 4 और 4 8 √8, 3 पुट किया तो 3 और 2 5 5 15, और इसको 4 पुट किया तो ये कितना 6 और 4 √24। ये वैल्यूज आ गई। अब देखो इनमें से किस अंडर की वैल्यू 4 के आसपास, देखो ये हमें ये दिया हुआ है 4 के आसपास, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.87, तो किस अंडर की वैल्यू 4 के आसपास आएगी। तो ये एक ही अंडर है जिसकी वैल्यू 4 के आसपास आएगी, वो है √15। वो क्या है, √15। तो यहां से हमें पता चल गया n का वैल्यू तो कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। n का वैल्यू कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। समझ गए बच्चों, n का वैल्यू कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो अब 3 होने वाला है तो हमें तो Fe की बात करनी है, तो Fe में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 बचने चाहिए। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन सबको क्या कर दो, हटा दो, उन सबको क्या कर दो, निकाल दो, उन सबको क्या कर दो, निकाल दो। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो Ar
4s2 और 3d6। अब देखो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ही रह सकते हैं, इसमें तो नहीं रह सकते, है ना। तो इसके अलावा जितने भी बच गए, यानी यहाँ देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 6 8, 8 में से 3 रखने हैं तो कितने निकालने पड़ेंगे, 5 निकालने पड़ेंगे। तो 5 निकालने पड़ेंगे तो वो 5 निकाली हुई यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये लो और ये डी, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक एक करके निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सबसे पहले तो वैसे इसमें से निकलेगा। जैसे ही मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, यानी ये 5 अनपेयर्ड हो गए। जबकि हमें अनपेयर्ड कितने रखने हैं, 3 अनपेयर्ड रखने हैं। तो सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 3 रखने हैं तो कितने उठाने पड़ेंगे, 5 उठाने पड़ेंगे। कितने उठाने पड़ेंगे, रिमूव 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे किस में से, Fe में से। तो ये Fe जो प्लस x है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe5 प्लस में। तो यहाँ से हमारे पास में x का मान कितना आ गया, 5। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x का मान नहीं निकालने के बजाय किसका मान निकाल लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, और n का मान 3 आता है और 3 आंसर पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। हमें x का मान पूछा है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो वो हमें बतानी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिस्कस और कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड नंबर ऑफ electrons having n plus l value 4, n plus l बराबर 4 के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 n का मान 4 पुट कर देते हैं। ऐसे नहीं बेटा, इसमें केस बनाएंगे। देखो पहला केस है क्या, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहला केस है, अगर मैं n का मान 1 ले लूं, जैसे ही n का मान 1 लूंगा तो इसके लिए देखो n का मान 1 लेते ही हमें 4 बनाना है, तो l का मान कितना हो जाएगा, 3। और हमें पता है n बराबर 1 में केवल s सबसेल उपस्थित होती है, यानी l बराबर 0 उपस्थित होता है। l बराबर 3 तो संभव ही नहीं है, यानी ये केस तो संभव नहीं है। ऐसे ही यदि अगर मैं दूसरा सेकंड केस लूं, n बराबर 2, सेकंड केस क्या लिया मैंने, n बराबर 2 ले लिया। जैसे ही मैंने n का मान यहाँ 2 रखा तो l का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से l का मान आ गया हमारे पास में 2। तो ध्यान देना बेटा, n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 पॉसिबल है, और n बराबर 2 के लिए l बराबर 0 और 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है। यानी n बराबर 2 में s और p सबसेल होती है, d सबसेल नहीं होती। यानी n बराबर 2 में s और p उपकोष होते हैं, d नहीं होता। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले केस की बात करें हम, n बराबर 3, n बराबर जैसे ही मैंने यहाँ 3 रखा तो l का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है इसको। तो जैसे ही मैंने n बराबर 3 रखा तो n बराबर 3 में s भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, और l बराबर 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है। तो वेरी गुड, यानी ये n बराबर 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 3 l बराबर 1, यानी p है, ये 3p है। और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे ही आगे चले, n बराबर मैंने रख दिया 4, और तो l बराबर कितना हो जाएगा, 0। 4 बराबर 4 बनाना है, तो ये लो 0। और हमें पता है कि कोई सी भी कोष हो उसमें s तो उपस्थित होगा ही होगा, यानी l बराबर 0 तो उपस्थित होगा ही होगा। तो ऐसे केस में ये है हमारे पास में 4s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस पूरे केस में जो अब ने अलग अलग पॉसिबिलिटी देखी है, इस पूरे केस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी n बराबर n प्लस l बराबर 4 में जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो मैक्सिमम कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी करके अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताएं, बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ में आपको आया होगा। और आप कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखते रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए। लेकिन ये बीच बीच में मत देखना बेटा, बीच बीच में तो कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू आप इन वीडियोस को देखो तो आपको समझ में आएगा। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, रूबीडीएम से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोडल प्लेन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।